हेलो क्लास। तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं, आज जो हम बात करेंगे वो है एक चैप्टर आपका केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के बारे में। ये आपका 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है। इसमें अगर बात कर रहे हैं कि केमिकल इक्वेशन और इसमें पढ़ना क्या है, तो उससे पहले थोड़ी सी हमें बेसिक चीजें और जाननी चाहिए। क्या कि चेंजेस के बारे में। इसमें बेसिकली जो हम बात करेंगे चेंजेस के बारे में, और चेंजेस से फिर क्या है इस वाले टॉपिक पे अपने आ जाएंगे। तो सबसे पहले बात चेंजेस होता क्या है। किसी भी तरह का जो बदलाव होता है उसको हम चेंज कहते हैं। ठीक है, जैसे कि क्या, रात दिन, ये सभी चेंजेस ही है। ठीक है, पहले आप छोटे थे, बहुत छोटे से थे, ठीक है, फिर धीरे धीरे आपकी जो हाइट बढ़ रही है, या मोटे भी होते जा रहे हैं बच्चे, ठीक है, बहुत लोगों के बाल झड़ जाते हैं, तो ये सब का सब चेंजेस ही है। ठीक है, या फिर मैं पेज, पहले पूरा पेज एक कंप्लीट था, उसको मैंने फाड़ दिया तो दो टुकड़े में टूट गया, वो भी चेंज है। जो आपके दूध होते हैं, दूध से जो दही वगैरह बन जाता है, वो भी चेंजेस है। ठीक है, जैसे कि आप पानी गर्म कर, पानी लिक्विड स्टेट रहता है, थोड़ा हीट वगैरह करते हैं तो इवेपोरेट हो जाता है, वो भी चेंज है। ठीक है, तो चेंजेस बहुत तरह के हो सकते हैं, बहुत तरह के चेंजेस है। एक्चुअली मैं अगर सही वर्ड में बोलूं तो ये है कि हम लोग पूरी तरह से चेंजेस से घिरे हुए। हम अगर सही से ऑब्जर्व करें तो हमारे पास मतलब हमेशा कुछ ना कुछ चेंज होता रहता ही है। ठीक है, जैसे मैं अभी अपनी बात करूं तो आपसे जस्ट बात करने से पहले मेरी एनर्जी अच्छी खासी होगी, लेकिन मैंने जैसे बात करना स्टार्ट किया या अभी तक बात करूं तो मैंने बहुत सारी एनर्जी बोल के लॉस कर दी होगी। तो वो भी तो चेंज हुआ कि पहले मेरी एनर्जी ज्यादा थी, मैंने जब बात करना स्टार्ट किया तो एनर्जी कम हो गई। कहने का मतलब है कि हम चारों ओर से कुछ ना कुछ किसी तरह के चेंज से घिरे हुए हैं। तो केमिस्ट्री के लैंग्वेज में अगर अपने बात करें तो केमिस्ट्री में क्या होता है, अपने दो तरह की चेंज के बारे में बात करते हैं। ठीक है ना, तो चेंजेस से स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। चेंजेस, और चेंजेस में क्या तो बेसिकली दो तरह के चेंजेस होते हैं। एक होता है आपका फिजिकल चेंज, और दूसरा होगा केमिकल चेंज। पहले बात करते हैं फिजिकल चेंज का। फिजिकल चेंजेस, और दूसरा क्या होता है आपका, थोड़ा सा और मैं इसको उधर कर देता हूं, दूसरा होता है केमिकल चेंज। चेंजेस इसमें क्या होता है, इसकी बात करें तो इसमें क्या होता है कि फिजिकल चेंज में क्या होता है, किसी फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज आता है। जैसे बात करें किसी सब्सटेंस की या किसी मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या क्या हो सकती है, उसका शेप, उसका साइज, उसका कलर, उसका फिजिकल स्टेट, एक्सेट्रा, कुछ और भी चीजें हो सकती है, उसकी डेंसिटी वगैरह हो गई, तो वो सब क्या होता है आपका, उसका फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है। तो फिजिकल चेंज में क्या होता है, देयर इज चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टीज, जैसे लाइक शेप चेंज हो जाए, या फिर साइज चेंज हो जाए, कलर चेंज हो जाए, या फिर फिजिकल स्टेट ही चेंज हो जाए, पूरा का पूरा सॉलिड स्टेट में था लिक्विड में चला जाए, लिक्विड में था गैस में चला जाए, तो फिजिकल स्टेट चेंज हो जाए, एक्सेट्रा, कुछ भी हो सकता है। इसमें ध्यान रखने वाली बात है, वो क्या है कि इसमें कोई भी कभी भी न्यू प्रोडक्ट नहीं बनता, कंपोजिशन हमेशा सेम रहता है और कभी भी न्यू प्रोडक्ट नहीं बनता। फिजिकल चेंज में क्या होता है कि कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंस रिमेन्स कांस्टेंटली, तो रिमेन्स कांस्टेंट बिफोर और आफ्टर चेंज, बिफोर एंड आफ्टर चेंज, चेंज होने के पहले या चेंज होने के बाद जो कंपोजिशन रहता है सब्सटेंस का, वो चेंज नहीं होता। सिर्फ क्या होता है उसमें कुछ ये फिजिकल शेप, साइज, ये सब चेंज हो जाए, कंपोजिशन चेंज नहीं होता। इसको भी सही से सर एक्सप्लेन करेंगे, थोड़ा वेट करें आप। नेक्स्ट चीज क्या है, नेक्स्ट ये है कि कभी भी फिजिकल चेंज जब भी होता है तो कोई न्यू प्रोडक्ट नहीं फॉर्म होता है, नो न्यू प्रोडक्ट फॉर्म्स, नो न्यू सब्सटेंस, मैं लिखता हूं नो न्यू सब्सटेंस फॉर्म। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं बात करूं
जैसे एक बात करूं, इसका एग्जांपल मैं बात करता हूं मेल्टिंग की बात करूं, मेल्टिंग ऑफ आइस, मेल्टिंग ऑफ आइस, मेल्टिंग ऑफ आइस की बात जैसे कि आपको पता है कि हम आइस को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, H2 के फॉर्म में। ये रहा मेरा H2O सॉलिड स्टेट में है, मतलब आइस। जब H2O सॉलिड लिखते हैं तो आइस होता है। जब इसको हल्का सा हीट करते हैं तो ये मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है और किस में कन्वर्ट हो जाता है, वाटर के फॉर्म में, H2O लिक्विड के फॉर्म में। तो अगर देखा जाए तो इसमें चेंज क्या हुआ, इसमें जो चेंज हुआ इसके स्टेट में चेंज आया कि पहले सॉलिड स्टेट में था अब लिक्विड स्टेट में आ गया। लेकिन क्या ऐसा केमिकल कंपोजिशन चेंज हुआ है क्या? पहले भी H2O था, H2O या फिर मैं बोलूं आइस के अंदर हाइड्रोजन के 2 एटम्स और ऑक्सीजन के एक एटम्स हैं। अभी भी अगर देखा जाए तो लिक्विड स्टेट में भी जब वाटर है तो उसमें भी हाइड्रोजन के 2 एटम है और ऑक्सीजन के एक एटम है, ठीक है। तो इसमें किसी भी तरह का केमिकल कंपोजिशन नहीं हुआ है, ठीक है, किसी तरह का केमिकल कंपोजिशन में उसके चेंज नहीं आया, जितना पहले था जो अभी भी वैसा ही, बस क्या चेंज आया क्योंकि फिजिकल स्टेट में यहाँ पे चेंज आ गया या किसी तरह की फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज आ गया। एक बात, दूसरी बात और क्या कही थी कि कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता। तो क्या ये न्यू सब्सटेंस है क्या? अगर न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता तो क्या होता कि केमिकल कंपोजिशन भी चेंज हो जाता। लेकिन क्या यह न्यू सब्सटेंस फॉर्म हुआ है? बिल्कुल भी नहीं। पहले भी H2O था, अभी भी H2O ही है। तो कोई किसी तरह का आपका ना तो न्यू सब्सटेंस फॉर्म हुआ है ना केमिकल कंपोजिशन में चेंज आया है। यही एक और एग्जांपल ऐसा हो सकता है इसका। बात करें जैसे मेल्टिंग ऑफ आइस का, वैसे क्या होता है इवेपोरेशन ऑफ वाटर भी हो सकता है, ठीक है, या फिर और भी चीजें हो सकती है। दूसरी बात करते हैं और चेंजेस का, तो और चेंजेस क्या हो सकते हैं जैसे कि टियरिंग ऑफ पेपर हो गया, टियरिंग ऑफ पेपर, कि पेपर पहले कितना बड़ा था, ठीक है, तुम बच्चे हो, तुमने फाड़ के उसको हाफ कर दिया, तो इसके कंपोजिशन में चेंज थोड़ा हो गया, ऐसा थोड़ा हो गया कि पेपर पहले तो कुछ और था अब कुछ और हो गया। वैसे तो नहीं है, पेपर अभी भी पेपर ही है, अभी भी तो ये पेपर ही है, बस क्या हो साइज चेंज छोटा हो गया कि पहले से एक पार्ट था अभी क्या है 2 पार्ट में चेंज हो गया। तो इसके क्या हो गया, पार्ट्स में चेंज आ गया, थोड़ा सा जो दोनों पेपर जो बने हैं फाड़ने के बाद उसमें क्या उसका शेप चेंज हो गया, इसका साइज चेंज हो गया। तूने फाड़ा बेवकूफों की तरह है, तो इतना बड़ा पेपर है तो ऐसा बन गया होगा कुछ। तो इस तरह की चीजें हो गई। तो इस तरह की चेंजेस को हम क्या बोलते हैं, फिजिकल चेंज कहते हैं, ठीक है। तो फिजिकल चेंज में ये वाली बात आ गई। अब बात करते हैं थोड़ी सी केमिकल चेंज की। केमिकल चेंज की अगर बात करें तो केमिकल चेंज में तो सबसे पहले क्या होता है कि किसी ना किसी तरह का केमिकल कंपोजिशन में ही चेंज आ जाता है। तो मैं क्या लिखूं केमिकल कंपोजिशन की, इसके केमिकल चेंज के बारे में कि देयर इज चेंज in chemical composition, there is change in chemical composition of substance chemical composition ही चेंज हो जाता है। और क्या होता है, केमिकल कंपोजिशन चेंज हो जाता है, केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती है, केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज, केमिकल प्रॉपर्टीज also change। केमिकल जब भी केमिकल चेंज होता है, केमिकल आपकी प्रॉपर्टी चेंज होती है, केमिकल कंपोजिशन सब्सटेंस का चेंज होता है। और क्या होता है थर्ड चीज कि जैसे कि यहाँ पे जो न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता, यहाँ पे न्यू सब्सटेंस भी फॉर्म होते हैं, न्यू सब्सटेंस फॉर्म, न्यू सब्सटेंस फॉर्म्स, न्यू सब्सटेंस फॉर्म। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर बात करें हम, जैसे मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे आप सबसे कॉमन क्या हो सकता है, जैसे कि मैं बात करता हूं कि एक CH4 करके, इसको हम बोलते हैं मीथेन, ठीक है ना, ये मीथेन गैस है। इसको जब हम ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाते हैं, जिसको ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाते हैं तो क्या बनता है CO2 and 2H2, CO2 and 2H2, ये बनता है प्रोडक्ट, ठीक। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये क्या केमिकल चेंज का पार्ट है। इसमें अगर देखेंगे तो हुआ क्या भाई, केमिकल चेंज में होता कैसे है कि आप देख सकते हैं केमिकल कंपोजिशन ही चेंज हो गया। पहले कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन था, जबकि अब यहाँ पे कार्बन के साथ क्या ऑक्सीजन आ गया।
केमिकल कंपोजिशन ही चेंज हो गया, ठीक है ना। पहले क्या ऑक्सीजन बिल्कुल अलग मस्त मौला अकेला सा था, यहाँ पे देखो ऑक्सीजन कार्बन के साथ भी है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ भी हो गया, ठीक है। हाइड्रोजन की बोला जाए तो पहले कार्बन के साथ सिर्फ था, अभी देखो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ चला गया। कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे एटम्स का ही रीअरेंजमेंट हो गया। एटम्स पे बात करें, अगर मैं दूसरी लाइन में बोलूं कि एटम्स का रीअरेंजमेंट हो गया, अगर केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं आ समझ में आता तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि एटम्स का ही क्या हो गया, चेंज हो गया, अरे रीअरेंजमेंट हो गया। एटम्स पहले किसी और के साथ थे, अब किसी और के साथ चले गए केमिकल चेंज होने के बाद। तो इस तरह की चीज जो आती है उसको हम क्या बोलते हैं, केमिकल चेंज बोलते हैं। तो यहाँ पे देख सकते केमिकल कंपोजिशन चेंज हो गया, ठीक है। फिर क्या होता है कि केमिकल प्रॉपर्टीज भी चेंज हो जाती है। एक एग्जांपल देता हूं आपको बहुत ही अच्छा सा, इससे आपको ये चीज ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। जैसे हम बात करूं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन गैस ले लेते हैं, ऑक्सीजन गैस ले लेते हैं, इससे क्या बनता है 2H2O, ये एक्चुअली में क्या बनता है, वाटर बनता है। अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं, हाइड्रोजन बहुत ही अच्छा कंबस्टिबल सब्सटेंस होता है, वेरी गुड कंबस्टिबल सब्सटेंस। ऑक्सीजन की बात करूं, इट इज सपोर्टर ऑफ कंबशन, ये भी आग, ये आग लगने वाला, आग में जलने वाला, और ये आग लगाने वाला। लेकिन जब वाटर बनता है, वाटर कैसा होता है, ये आग को बुझा देता है। कहने का मतलब क्या है कि इन दोनों की प्रॉपर्टी जो है, जब ये आपस में क्या बोलते हैं, कंबाइन होते हैं, ये केमिकल चेंज के अंदर जाते हैं, तो जो थर्ड प्रोडक्ट बना उसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल इनसे अलग हो गई, ठीक है। तो क्या कहने का मतलब क्या है कि केमिकल प्रॉपर्टीज क्या हो गई, चेंज हो गई, ठीक है। तो ये आपका होता है केमिकल चेंज। ओके फाइन, बात करते हैं कि फोर्थ एक और पॉइंट क्या है इसमें, जो कि कभी भी कोई केमिकल चेंज होता है ना, इट इज ऑलवेज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शंस के कारण ही केमिकल चेंजेस होते हैं। तो केमिकल changes occurs as a result of chemical reaction। आइए बात करते हैं केमिकल रिएक्शन के बारे में। केमिकल रिएक्शन, ये क्या होता है भाई, तो केमिकल रिएक्शन एक्चुअली एक क्या है, प्रोसेस है जिसमें क्या होता है कि जो रिएक्टेंट्स होते हैं, रिएक्टेंट्स का मतलब क्या होता है कि कुछ सब्सटेंस जो है वो आपस में रिएक्ट करते हैं और ट्रांसफॉर्म कर जाते हैं इनटू न्यू सब्सटेंस, उससे न्यू सब्सटेंस मिलता है। दो सब्सटेंस है, दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस हो सकते हैं, वो आपस में रिएक्ट करते हैं, आपस में कंबाइन करते हैं, ठीक है, और इससे मुझे नया सब्सटेंस मिल जाता है, ठीक है। तो इसी को कहते हैं केमिकल रिएक्शन। तो इसका डेफिनेशन लिखते हैं क्या, केमिकल रिएक्शन it is a process in which two or more substance combine together and transformed into new substance, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं बात करूं केमिकल रिएक्शन में, जैसे कि मान लीजिए कि मैग्नीशियम क्या है, मैग्नीशियम एक का रॉड जो होता है, ठीक है, मैग्नीशियम की रॉड, मैग्नीशियम का मान लो कोई स्ट्रिप है पतला सा, ठीक है, उसको जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब गर्म करते हैं या बर्न करते हैं, ठीक है, तो क्या रिएक्शन होती है, बनता है आपका MgO बन जाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। जब उसको जलाया जाता है ना ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, बहुत ही डेजलिंग टाइप की, बहुत ही जबरदस्त तरीके से वो जलता, बहुत खूबसूरत तरीके से, जैसे कि कैसे हम लाइटिंग वगैरह ये जो करते हैं, आपका पटाखे वगैरह फोड़ते हैं, ठीक है, तो कैसे ऊपर आसमान में जाके वो मस्त सर वो लाइटिंग जैसे करने लगता है व्हाइट कलर का, तो वैसे ही इसमें भी होता है कि जब मैग्नीशियम के रॉड को हम गर्म करते हैं या जलाते हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो MgO बनता है जो कि बहुत ही अच्छी तरह से जलता है, बहुत ही डेजलिंग, उसकी बहुत ही डेजलिंग आपकी लाइट्स के अच्छे से जलती है वो। तो ये देख सकते हैं केमिकल रिएक्शन में क्या हुआ कि Mg और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट की, ये दो अलग-अलग सब्सटेंस है और इससे एक न्यू सब्सटेंस मिल रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। तो ये होता है, तो इसी प्रोसेस है जिसमें क्या होता है कि दो अलग-अलग सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करते हैं, उससे मुझे नया सब्सटेंस मिलता है। एक बात, दूसरी बात और अगर देखें तो
और इसमें देखा इसकी इसकी क्या और वो होती है, अगर कहा जाए कि केमिकल रिएक्शन एक्चुअली केमिकल रिएक्शन involves rearrangement of atoms का एक्चुअली ये रीअरेंजमेंट होता है। जैसे कि पहले की बात करें, पहले क्या था कि मैग्नीशियम का एटम अलग, ऑक्सीजन के दो एटम साथ में थे पहले। अब क्या हो गया, जब ये आपस में रिएक्ट किए हैं तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का एटम साथ साथ में आ गए, तो यहाँ पे अरेंजमेंट अलग हो गया ना। पहले अरेंजमेंट एटम्स की अलग थी, अभी देखो एटम्स की अरेंजमेंट अलग हुई है। दूसरे एग्जांपल्स इसको और अच्छे से समझते हैं, जैसे कि CH4 इसका ऑक्सीजन से रिएक्शन जब करते हैं, एक्चुअली क्या है कि ये आपका मीथेन होता है। इसको जब ऑक्सीजन के बेसिस पे जलाते हैं तो इससे बनता है मेरा CO2 एंड H2O, ठीक है ना, यहां पे भी ठीक है H2O बनता है। इसमें भी अगर आप देखोगे तो हुआ क्या कि पहले कार्बन और हाइड्रोजन के कार्बन का एक और हाइड्रोजन का 4 एटम साथ में था, और यहाँ पे ऑक्सीजन के 2 एटम साथ में थे। अब क्या हो गया, देखो कि कार्बन और ऑक्सीजन का 2 एटम साथ में आ गया है, कार्बन और ऑक्सीजन का 2 एटम साथ में आ गया है। एक मिनट, कार्बन और ऑक्सीजन का 2 एटम साथ में आ गया है, ठीक है यहाँ पे, और हाइड्रोजन के 2 और एक ऑक्सीजन के एटम साथ में आ गए। कहने का मतलब यहाँ रीअरेंजमेंट ही पूरा चेंज हो गया एटम्स का। तो ये भी होता है केमिकल रिएक्शन के अंदर। और बात करें थोड़ा सा केमिकल रिएक्शन की, केमिकल रिएक्शन में क्या होता है कि जब दो सब्सटेंस आपस में कंबाइन होते हैं ना, तो जो उससे जो न्यू सब्सटेंस मिलता है उसकी प्रॉपर्टी जो है बाकी दो सब्सटेंस से बिल्कुल अलग होती है, ठीक है ना। तो the new substance that form the new substance, एक काम करते हैं, न्यू सब्सटेंस से बात करने से पहले हम थोड़ा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को समझ लेते हैं कि रिएक्टेंट्स क्या होता है और प्रोडक्ट क्या होता है, ठीक है। तो रिएक्टेंट्स की बात करते हैं, रिएक्शन के अंदर रिएक्शन का ही पार्ट होता है रिएक्टेंट। रिएक्टेंट्स क्या होता है, रिएक्टेंट क्या होता है कि केमिकल रिएक्शन में जो दो चीजें आपस में कंबाइन करती हैं जिससे मेरे एक नया प्रोडक्ट बनता है, उसी को रिएक्टेंट कहते हैं, ठीक है ना। तो रिएक्टेंट क्या होता है, इट इज या फिर इट इज द सब्सटेंस दैट combine together to give a new substance, ठीक है ना। इसको बोलते हैं रिएक्टेंट। और एक होता है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, तो प्रोडक्ट्स की बात करें कि जो रिएक्शन में जो न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है, द न्यू substance that form during a chemical reaction are called product। इसी को प्रोडक्ट कहते हैं कि किसी केमिकल रिएक्शन जो चीजें बनती हैं उसी प्रोडक्ट बोलते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे लेते हैं, देखिए CH4 वाला एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि मेरा मीथेन था, इसका रिएक्शन ऑक्सीजन से हुआ, ठीक है, जिससे मुझे क्या मिल गया, आपका CO2 गैस एंड वाटर मिल गया, मुझे CO2 गैस एंड वाटर मिल गया। इसमें अगर देखा जाए तो कौन से दो सब्सटेंस कंबाइन कर रहे हैं, एक तो आपका मीथेन और दूसरा ऑक्सीजन। एक आपका इसको बोलते हैं मीथेन बोल, CH4 इसको मीथेन कहते हैं। मीथेन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, ऑक्सीजन गैस आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, और उससे मुझे क्या मिल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मिल रहा है।
और ये दोनों क्या कहलाएंगे, ये दोनों मेरे प्रोडक्ट कहलाएंगे, क्योंकि न्यू सब्सटेंस जो फॉर्म हुआ है वो यही तो है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, तो ये मेरे क्या कहलाएंगे, प्रोडक्ट कहलाएंगे। तो ये रिएक्टेंट हो गया और ये प्रोडक्ट हो गया। और क्या होता है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में हम रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट को एक एरो साइन जो है, ये जो सिंबल साइन है एरो साइन, इससे क्या करते हैं हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, एरो साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। ये एरो का जो हेड है, जैसे कि बात करें ये एरो है, ये जो मेरा एरो है, तो एरो का जो हेड होता है ये शो क्या करता है कि इनसाइड प्रोडक्ट क्या है, हमेशा एरो का जो हेड है वो प्रोडक्ट की ओर डायरेक्ट करता है, डायरेक्शन देता है, तो यानी ये क्या बोल रहा है कि ये प्रोडक्ट है इसके, ठीक है। तो इस बात को भी लिखा है या लिख देते हैं हम भी फटाफट कि रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स आर separated by an arrow, इस तरह से in a chemical reaction, in a chemical reaction, किसी भी केमिकल रिएक्शन में ऐसे शो करते हैं, ठीक है। आगे बात करते थोड़ा सा, एक बात जो इंपॉर्टेंट है, क्या नोट करने वाली बात है कि क्या होता है कि रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट का जो ये होता है प्रॉपर्टी होती है बिल्कुल अलग होती है, ठीक है ना। तो प्रोडक्ट्स द न्यू सब्सटेंस फॉर्म, ऐसा लिखता हूं कि प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड आर different from the properties of reactants और प्रोडक्ट, किसी भी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी बिल्कुल अलग होती है, ठीक है ना, बिल्कुल अलग होती है। कैसे, एग्जांपल से समझते हैं इस चीज को, जैसे एग्जांपल समझते हैं, अगर मैं बात करूं, जैसे कि अगर मैं बात करूं ये है कोक, ठीक है ना, कोयला की तरह कुछ कोक है, इसको जब हम जलाते हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, कोक को जब जलाते हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो इससे मिलता है मुझे एक गैस मिलता है CO2 करके। अगर मैं कोक की बात करूं, अगर मैं इसकी बात करूं, तो ये एक कंबस्टिबल मटेरियल है, कंबस्टिबल सब्सटेंस मतलब जो खुद से जलता है, इट इज ए कंबस्टिबल मटेरियल। कंबस्टिबल सब्सटेंस है। अगर ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन इज ए सपोर्टर ऑफ कंबशन। अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूं तो ऑक्सीजन क्या है, सपोर्टर ऑफ कंबशन होता है, कंबशन। लेकिन अगर मैं CO2 की बात करूं, ठीक है ना, लेकिन अगर मैं CO2 की बात करूं तो CO2 क्या होता है आपका, इट इज फायर एक्सटिंग्विशर, जो आग बुझाता है। ये जो है वर्क करता है फायर एक्सटिंग्विशर के रूप में, फायर एक्सटिंग्विशर। तो सोचिए कि एक सब्सटेंस ऐसा है जो खुद जलता है, दूसरा जो ऑक्सीजन है ये खुद जलने में सहायता करता है, ठीक है, और ये जो आपस में रिएक्ट करते हैं तो जो मेरा प्रोडक्ट बन रहा है उसकी प्रॉपर्टी क्या है कि वो आग को बुझाने का काम करता है। तो देखिए बिल्कुल अपोजिट जैसी प्रॉपर्टी हो गई, ठीक है ना। तो वही मैं कह रहा हूं कि कभी भी रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का जो प्रॉपर्टी होता है वो बहुत अलग होता है, ठीक है। ऐसा कभी बहुत ही कम बार ऐसा होगा या ना के बराबर होता है कि प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की प्रॉपर्टी सेम हो गई है, ठीक है। तो इस बात को समझिए। केमिकल रिएक्शन के बारे में बात हमने कर लिया कि केमिकल रिएक्शन होता क्या है, जिसमें रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करते हैं और उससे न्यू सब्सटेंस मिलता है, प्रोडक्ट। लेकिन अगर हम किसी रिएक्शन को कर रहे होते हैं, मान लीजिए बीकर के अंदर, तो हमें पता कैसे चलेगा कि कोई रिएक्शन हो रही है या नहीं हो रही, या हो चुकी है या स्टार्ट भी हुई है या नहीं है, ये सब का हमें पता कैसे चलेगा। तो उसके लिए क्या होता है कि कुछ रिएक्शंस जो होते हैं उनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, उस कैरेक्टरिस्टिक को देख के कुछ चीजें होती है जो कि रिएक्शंस जब स्टार्ट होती है
कोई भी रिएक्शन जब स्टार्ट होती है, रिएक्शन स्टार्ट होने का मतलब क्या है कि रिएक्टेंट जब प्रोडक्ट्स में आपस में मिल रहा होता है, रिएक्टेंट्स दो या दो चार जो भी रिएक्टेंट्स जो आपस में मिल रहे होते हैं, तो उस वक्त क्या होता है, कुछ बहुत सारी चेंजेस होते हैं। उन चेंजेस को देख के हमें पता चलता है कि हाँ भाई रिएक्शन हो रही है, और उसी चेंजेस को हम क्या कहते हैं, रिएक्शन का कैरेक्टरिस्टिक कहते हैं। तो अपने बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिएक्शन। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिएक्शन, किसी भी रिएक्शन कैरेक्टरिस्टिक, ये क्या होता है भाई, चेंजेस ऑब्जर्व during a reaction, chemical reaction, उसी को क्या कहते हैं हम लोग, बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिएक्शन। जैसे कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक हो सकता है, बात करें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक हो सकता है, जैसे कि रिएक्शन हो रही हो, उस टाइम पे कोई गैस निकले, इवोल्यूशन ऑफ गैस दिख जाए, तो इवोल्यूशन ऑफ गैस कि गैस का इवोल्यूशन हो जाए, या फिर दूसरा रिएक्शन जब हो रही है उस टाइम कुछ कलर चेंज हो जाए, तो कलर चेंज होगा तो हमें समझ आए अच्छा हाँ रिएक्शन हो रही है भाई, तो कलर चेंज, या फिर चेंज इन कलर हो जाए। थर्ड बात करें और क्या हो सकता है भाई, ठीक है, और क्या हो सकता है, तो हो सकता है स्टेट चेंज हो जाए, स्टेट चेंज इन स्टेट, जो रिएक्शन हो रही है, पहले जो रिएक्टेंट वगैरह हमने ले रखे थे, मान लो कि दोनों के दोनों आपके लिक्विड स्टेट में थे, जैसे रिएक्शन हुई, जो प्रोडक्ट बना, प्रोडक्ट आपका वो चला गया सॉलिड स्टेट में या किसी और स्टेट में कन्वर्ट हो गया, गैसेस स्टेट में चला गया, तो उस स्टेट को देख के भी हमें लगता है कि अच्छा हाँ रिएक्शन तो हो रही होगी, ठीक है ना। फोर्थ आपका होता है फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट क्या होता है भाई, इस बात को समझिएगा। प्रेसिपिटेट क्या होता है, कई बार कि जैसे कि मान लीजिए बीकर के अंदर हमने एक सब्सटेंस, दो सब्सटेंस को आपस में मिक्स किया, ठीक है, लिक्विड स्टेट में थे, वो सब्सटेंस जो थे लिक्विड स्टेट में थे, उनको आपस में मिक्स किया। मिक्स होने के बाद क्या होता है कि कई बार कुछ ऐसे सब्सटेंस बनते हैं जो कि सॉलिड स्टेट में आ जाते हैं, और सॉलिड स्टेट में आने के बाद क्या होता है, फर्दर वो रिएक्शन में क्या होता है, सॉरी आपका जो ये जो सॉल्यूशन है उस सॉल्यूशन में डिसॉल्व नहीं हो पाते, ठीक है ना। और क्योंकि ये सॉलिड स्टेट में रहते हैं, सॉलिड स्टेट में भारी रहने के कारण क्या होता है, वो नीचे आके डिपोजिट होने लगते हैं, इधर नीचे आके डिपोजिट होना स्टार्ट कर देते हैं, तो इसी चीज को हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट। इसके बारे में और बात करेंगे हम लोग प्रेसिपिटेट्स क्या होता है, लेकिन मैं बता दूं प्रेसिपिटेट होता क्या, थोड़ा जनरल आइडिया आपको दे दिया मैंने, कि अगर कई बार क्या प्रेसिपिटेट भी बन रहा है तो भी बोलते हैं हाँ भाई रिएक्शन तो हो रही है, तभी तो प्रेसिपिटेट बन रहा है, ठीक है। तो फॉर्मेशन प्रेसिपिटेट हो गया। फिफ्थ और क्या हो सकता है भाई, फिफ्थ की बात करें, जैसे कि आपका मैं बोलूं कि टेम्परेचर चेंज इन टेम्परेचर वगैरह भी हो सकता है, चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। कई बार रिएक्शंस क्या होती है कि हमने जो दो रिएक्टेंट थे, उन रिएक्टेंट को मैंने रिएक्ट करना स्टार्ट करा बीकर के अंदर, और थोड़ी देर बाद छूते हैं हम बीकर को, बीकर हमें ठंडा लगता है, या हो सकता है कि बीकर हमें गर्म लगने लगे, तो इसका मतलब टेम्परेचर के अंदर चेंज आया है ना, तो ये भी चीज क्या होता है, ये सब क्या है आपके कैरेक्टरिस्टिक है रिएक्शंस के, ठीक है ना। तो टेम्परेचर की बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ चेंज इन टेम्परेचर, रिएक्शंस दो तरीके के होते हैं, एक होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एक होता है एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ चेंज के बेसिस पे दो तरह के रिएक्शंस होते हैं, कौन कौन सा, एक होता है एंडोथर्मिक रिएक्शन और एक होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, थर्मिक रिएक्शन। इनके बारे में थोड़ी बात करते हैं, एंडोथर्मिक क्या होता है, एक्सोथर्मिक क्या होता है। तो एंडोथर्मिक रिएक्शंस कौन से होते हैं, पहले बात करते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शंस की, ठीक है। एंडोथर्मिक रिएक्शंस की बात करते हैं, एक काम करो पहले बात कर लेते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शंस की। एंडोथर्मिक
एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है? These are types of reaction. These are types of reaction. These are reactions. These are types of reaction. Reaction in which heat is absorbed. Heat is absorbed during the reaction. During the reaction and there is fall of temperature. क्या कह रहा है, बात समझिएगा। बोल रहा है कि ऐसे रिएक्शन जिसमें क्या होता है, हीट एब्जॉर्ब होता है। जो रिएक्शन है वो हीट एब्जॉर्ब करता है, कहां से? एटमॉस्फेयर से। इस तरह के रिएक्शंस के लिए क्या होता है कि हमें बाहर से हीट देने की जरूरत होती है, अदरवाइज रिएक्शंस होंगे नहीं। इन रिएक्शंस को जरूरी होती है कि वो हीट एब्जॉर्ब करे एटमॉस्फेयर से या हम कहीं से भी, बाहर से उनको हीट चाहिए होता है, तभी ये रिएक्शंस होती है। तो इस तरह के रिएक्शंस में क्या होता है कि अगर आप बीकर को छूओगे ना, जब ये रिएक्शंस हो रही है और आप बीकर को छूओगे तो बीकर आपको ठंडा महसूस होगा, ठीक है ना। तो इस तरह के रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शन। यहाँ पे क्या फॉल ऑफ टेम्परेचर है, टेम्परेचर कम हो जाता है, तो इस तरह के रिएक्शंस को एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। इसका एक सिंपल सा एग्जांपल हम बात करते हैं, जैसे कि आपका बेरियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन जब अमोनियम NH4Cl, इसका नाम होता है अमोनियम क्लोराइड। तो अमोनियम क्लोराइड से इसका रिएक्शन होता है तो एक सब्सटेंस बनता है BaCl2 एंड NH4OH। रिएक्शन में मैं बैलेंस भी कर देता हूं आपके लिए। अब बोलिए सर बैलेंस क्या होता है रिएक्शन का? तो वेट कीजिए, वो भी बताया जाएगा आपको, बट थोड़ा सा रुक जाइए। बैलेंसिंग रिएक्शन की क्या होती है वो भी बताएंगे। 2NH4Cl ये हो गया। हाँ, तो ये सब्सटेंस बनता है, ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं और इससे मेरे ये सब्सटेंस बनता है। और क्या होता है कि इस केस में यहाँ पे साथ में क्या होता है, रिएक्टेड साइड में हमें एक और चीज चाहिए होता है, क्या? एनर्जी, वरना ये रिएक्शंस हो ही नहीं पाएगी। तो यहाँ पे हमें एनर्जी के साथ देनी पड़ती है। रिएक्टेड साइड में एक चीज और जुड़ जाता है, वो होती है एनर्जी, अदरवाइज रिएक्शन होगी नहीं। एनर्जी ऐसे लिख दो या फिर आप यहाँ पे हीटिंग कर दो, दोनों लिख ऐसे लिख सकते हो, या तो डायरेक्टली यहाँ पे लिख दो या फिर यहाँ पे आप हीटिंग कर दो, तो इससे भी आपका हो जाएगा। और क्या होता है कि अगर आप जिस बीकर में आप रिएक्शंस करवाओ, किसी बीकर में करवाओगे ना, तो बीकर को अगर टच करोगे तो आपको क्या फील होगा? कूलर फील होगा, कूल फील होगा, ठीक है ना। तो कूलर फील होगा वो। तो ये हो गया, ठीक है ना। तो इस रिएक्शन को बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। दूसरा एक रिएक्शन होता है, वो होता है आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन ये क्या होता है? इट इज अ टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच heat is evolved में क्या होता है? हीट निकलता है, ठीक है ना। हीट जो है वो निकलता है, हीट इज इवॉल्व्ड फ्रॉम द रिएक्शन। हीट इज इवॉल्व फ्रॉम द रिएक्शन। और इसके कारण क्या होता है? ड्यू टू विच there is rise in temperature. There is rise in temperature. क्या होता है? यहाँ पे टेम्परेचर में राइज होता है, ठीक है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है? टेम्परेचर राइज होता है। क्यों? क्योंकि जो ये रिएक्शंस हो रही होती है, जब दो रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट कर रहे होते हैं, न्यू प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा होता है, जिसको रिएक्शंस कहते हैं। तो उस दौरान क्या होता है कि आपके उसमें उस रिएक्शंस के होने से उसमें से एनर्जी रिलीज होती है, और उस एनर्जी आपकी हीट के फॉर्म में रिलीज होती है। और उस एनर्जी से क्या होता है कि जो आपका बीकर होता है वो बीकर
जिसमें ये सब्सटेंस ये रिएक्शन हो रही होगी, वो बीकर जो था वो गर्म हो जाता है। तो ये एग्जांपल देखते हैं हम एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के। तो एग्जांपल की बात करें एक्सोथर्मिक का, तो ये एक सबसे अच्छा एग्जांपल हमारे बॉडी में होता है। एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल हमारे बॉडी में होता है, जैसे कि C6H12O6। ये आपको पता है ये ग्लूकोज होता है, C6H12O6 प्लस आपका ऑक्सीजन। ये जो हमारे बॉडी में जो ग्लूकोज होता है, हमारी बॉडी में जो ग्लूकोज होता है, ठीक है, जो खाना वाना खाते हैं उससे ग्लूकोज में प्रोड्यूस होता है। तो और जो हम अंदर ऑक्सीजन लेते हैं, O2 मॉलिक्यूल जो अंदर लेते हैं सांस के थ्रू, तो वो क्या करता है, ये ऑक्सीजन क्या करता है, इससे रिएक्ट करता है। और रिएक्ट करने से क्या होता है, रिएक्ट करने से क्या होता है, आपको पता होगा क्या क्या मिलता है। एक तो CO2 गैस मिलता है जिसको हमारी बॉडी बाहर निकाल देती है, वाटर मॉलिक्यूल मिलता है, ठीक है ना, और साथ में आपको मिलती है ढेर सारी एनर्जी, साथ में आपको मिलती है ढेर सारी एनर्जी। और इसी एनर्जी का यूज करके हमारा बॉडी डिफरेंट तरह के फंक्शंस करता है। अगर मैं आज आपके सामने बोल पा रहा हूं लेक्चर, तो इसका रीजन भी कहीं ना कहीं यही है कि जो ग्लूकोज है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है और वो एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, जिससे मैं आपके सामने कुछ बोल पा रहा हूं, या किसी भी तरह का एक्शन या हाथ हिला पा रहा हूं, मैं आपको कुछ लिख पा रहा हूं, या फिर आप मुझे सुन पा रहे हो, ठीक है। कान की जरूरत होती है, आवश्यकता होती है सुनने की, लेकिन अगर बैठे हो तो बैठने के लिए एनर्जी चाहिए, कुछ काम कर रहे हो, लिख रहे हो, बोल रहे हो, किसी भी चीज की एनर्जी चाहिए होती है। तो डिफरेंट तरह के प्रोसेस जो हमारी बॉडी करती है या फिर हम जो करते हैं, उसके लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। और वो एनर्जी आता कहां से, तो यहां से। ये जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है और इससे मुझे एनर्जी मिलती है। तो देख लो, ये भी एक रिएक्शन जो है एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या है, ये जो हमारे बॉडी के अंदर रिएक्शन जो ये वाली होती है, ग्लूकोज का रिएक्शन जो ऑक्सीजन से होता है, वो क्या है, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन। आगे बात करते हैं। तो ये आपका क्या हो गया कि कैरेक्टरिस्टिक है, और उसके बेसिस पे, टेंपरेचर के बेसिस पे हमने दो तरह के रिएक्शन को डिफाइन किया है। एक यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, ये यहाँ पे जो है आपका ये NH4OH आ जाएगा, Cl वहां पर लिखा गया था, वो NH4OH आ जाएगा। अब बात करते थोड़ा सा केमिकल इक्वेशन की। केमिकल इक्वेशन, ठीक, एक बार इसका डेफिनेशन लिखते हैं, फिर इसको ढंग से समझते हैं थोड़ा सा। केमिकल इक्वेशन क्या होता है कि तो इट लिंक्स टुगेदर द reactants and product। केमिकल इक्वेशन क्या है, केमिकल इक्वेशन जो होता है, इट लिंक्स टू किसी केमिकल रिएक्शन में जो रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट जो हमें फॉर्म हो रहे हैं उसको लिंक करता है किसी भी केमिकल रिएक्शन में। इन ए केमिकल रिएक्शन देखो, ये हो गई थोड़ी वो वाली बात, डेफिनेशन वाली बात। अगर अपन बात करें केमिकल इक्वेशन होता है कैसे, जैसे कि ठीक है, हम मानते हैं कि ग्लूकोज का ऑक्सीजन से रिएक्शन हुआ, ग्लूकोज और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करते हैं, जिससे मुझे, मैंने थोड़ी देर पहले लिखा था कि वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड एनर्जी मिलती है। तो ये तो हमने कह दिया, स्टेटमेंट दे दिया, लेकिन इसको एक्चुअली अगर मुझे नोटबुक पे लिखना है या रिप्रेजेंट करना है तो मैं कैसे करूंगा, तो उसमें हेल्प ली जाती है केमिकल इक्वेशन का। तो केमिकल इक्वेशंस के थ्रू, जैसे कि मैथ्स में हम बहुत सारे इक्वेशंस वगैरह लिखते हैं, इन द सेम वे हम क्या केमिस्ट्री के अंदर हम केमिकल इक्वेशन लिखते हैं, जहां पे जो केमिकल्स होते हैं क्या करते हैं, उनको हम एक इक्वेशन के फॉर्म में रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के टर्म्स में उसको लिखा जाता है, जिससे हम केमिकल रिएक्शन को पेज या किसी पेपर पे शो कर सके, ठीक है ना। तो मैं क्या कह सकता हूं केमिकल रिएक्शन के बारे, इक्वेशन के बारे में, कि इट इज a way to write or represent a chemical equation, chemical reaction on paper।
एग्जांपल के तौर पे अगर सपोज कीजिए मुझे ऐसा दे रखा है कि कार्बन, मैं ऐसा बोलूं कि मीथेन ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है और मुझे क्या मिलता है आपका, पता ही होगा आपको, CO2 गैस एंड वाटर मिलता है कि मीथेन reacts with oxygen gas to give carbon dioxide and water। ये लैंग्वेज के फॉर्म में दे रखा है, मुझे इसको कन्वर्ट करना है रिएक्शन में, तो मैं कैसे लिखूंगा, मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है CH4, और क्या बोला, मीथेन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन, किससे रिएक्ट किया, ऑक्सीजन गैस से, ऑक्सीजन गैस बोले तो O2, और क्या है, दो अलग अलग सब्सटेंस है, ये रिएक्टेंट्स है, तो रिएक्टेंट्स को हम लोग सेपरेट करते हैं प्लस साइन लेके, ठीक है ना। और टू गिव मतलब देने वाला, क्या देने वाला है, तो देने जो देता क्या है, रिएक्टेंट जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो वो देता क्या, प्रोडक्ट देता है, तो हम एरो के सिंबल का यूज करके हम रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट को सेपरेट करेंगे, तो क्या देता है भाई, तो कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 एंड वाटर देता है। मैं रिएक्शन को थोड़ा बैलेंस कर देता हूं, वाटर देता है, ठीक है। तो ये चीज होता है, तो हमने क्या देखा कि अगर रिएक्टेंट किसी केमिकल इक्वेशन में जो रिएक्टेंट्स होते हैं उनको कैसे सेपरेट करते हैं, इस प्लस साइन का यूज करके, माइनस मत समझ लेना, प्लस है ये, प्लस साइन का यूज करके, और जो रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट होते हैं इनको सेपरेट करने के लिए क्या यूज करते हैं, एरो यूज करते हैं, और एरो का जो ये जो एरो है, इस एरो का जो हेड होता है वो हमेशा प्रोडक्ट साइड में होता है, ये बताता है कि प्रोडक्ट इस साइड में, ये मेरा प्रोडक्ट है, इसका एरो का जो डायरेक्शन होता है, ठीक है। आगे बात करते हैं, थोड़ी बातें और आगे भी करते हैं, जैसे कि अगर केमिकल इक्वेशन की बात करें तो केमिकल इक्वेशन एक्चुअली दो तरीके का होता है, एक होता है आपका बैलेंस केमिकल इक्वेशन और एक होता है अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो पहले बात करते हैं हम बैलेंस वाले की, तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन की अगर बात करें, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की, बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होता है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन वो केमिकल इक्वेशन है, ठीक है ना, वो केमिकल इक्वेशन है जहां पे क्या होता है कि नंबर ऑफ एटम्स एट रिएक्टेंट साइड एंड नंबर ऑफ एटम्स एट प्रोडक्ट साइड दोनों सेम होते हैं, ठीक है ना। इस यहाँ पे इस साइड में रिएक्टेंट है ना, उसको हम रिएक्टेंट बोलेंगे, रिएक्टेंट साइड बोलेंगे, इस एरो की साइड में क्या है आपका प्रोडक्ट है, उसको प्रोडक्ट साइड बोलेंगे। तो केमिकल बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होता है, इट इज ए केमिकल इक्वेशन, इट इज अ केमिकल इक्वेशन in which number of atoms of any elements are same on both sides मेरा क्या मतलब है, that is reactant side and product side, that is reactant and product side, ठीक है। ऐसे रिएक्शन को, ऐसे इक्वेशन को क्या बोलते हैं, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर मैं बात करूं तो देखिए मैग्नीशियम और इसका रिएक्शन में कर दिया ऑक्सीजन से, तो मुझे मिलता क्या है MgO। लेकिन अगर यहां अगर देखा जाए तो क्या ये रिएक्शन बैलेंस्ड है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है, मैग्नीशियम का एक एटम है, रिएक्टेंट साइड में मैग्नीशियम एक एटम है, प्रोडक्ट साइड में मैग्नीशियम का एक एटम है, तो मैग्नीशियम तो बैलेंस्ड है। ऑक्सीजन की बात करते हैं, ऑक्सीजन के यहाँ पे देखिए O2 लिखा है ना, मतलब ऑक्सीजन के दो एटम्स है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन का एक ही एटम है, तो ये रिएक्शन कैसे होगी, अनबैलेंस्ड रिएक्शन है, ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है, हमें रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ेगा, तो ये बैलेंस इक्वेशन नहीं कहलाएगी। तो हम क्या करते हैं, इसको पहले बैलेंस करते हैं, ठीक है। तो बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं, हम यहाँ पर कुछ नंबर्स लगाते हैं, जैसे कि 2 यहाँ पे लगा दिया और मैं यहाँ पे भी 2 लगा दी, चलिए मैं इसको एक अलग पेन से लिख देता हूँ, यहाँ पे 2 लगा दिया और यहाँ पे 2 लगा दिया। तो अब देखिए रिएक्शन जो है बैलेंस हो चुकी है, इधर भी मैग्नीशियम के 2 एटम्स,
2 इंटू Mg, मैग्नीशियम के 2 एटम, 2 ऑक्सीजन के एटम्स थे, इधर भी ऑक्सीजन 1 इंटू 2 तो 2 हो जाएगा, तो 2 ऑक्सीजन के एटम। तो इस तरह से रिएक्शन क्या होगी में बैलेंस होती है, जितने एटम्स किसी भी एलिमेंट के रिएक्टेंट साइड में है उतने ही एटम्स उस रिएक्टेंट उस एलिमेंट के प्रोडक्ट साइड में। तो ऐसे रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, ऐसे केमिकल इक्वेशंस को क्या बोलते हैं, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। बैलेंस केमिकल इक्वेशन की अगर बात करें तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन obeys mass law of conservation of mass। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन obeys law of conservation of mass। ठीक है ना, ये जो होता है बेस्ड होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है, ये है क्या भाई, इसका मतलब ये है कि जितना रिएक्टेंट, जितने भी रिएक्टेंट्स वगैरह ये जितने रिएक्ट करेंगे उतना ही प्रोडक्ट फॉर्म होगा। जितने ग्राम या जो भी है केजी में लो, ग्राम में लो, जितने ग्राम रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करेंगे उतना ही प्रोडक्ट फॉर्म होगा। ठीक है, इसका मतलब ये है कि टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट कंज्यूम मतलब रिएक्ट हुए होंगे, कंज्यूम इज ऑलवेज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड। ठीक है ना, जितना रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट किया होगा जितना भी उनका मास उतना ही आपका प्रोडक्ट फॉर्म होता है। मास की बात कर रहा हूं, ठीक है ना, तो इसी को कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। एक एग्जांपल लेते हैं, इससे और क्लियर होगा। सपोज कीजिए कि आपके पास दे रखा है, मान लीजिए यही ले लेते हैं कि क्या ले लिया जाए, चलिए बात करते हैं यहाँ पे कि मान लीजिए कि दे रखा है यही रिएक्शन ले लेते हैं, मैग्नीशियम और O2। ठीक है, मैग्नीशियम और O2 आपस में रिएक्ट करता है, मैग्नीशियम एंड O2 आपस में रिएक्ट करता है और इससे मुझे क्या मिल जाता है, 2MgO मिल जाता है। सपोज कीजिए, ठीक है, 2MgO मिल। मैं कहता हूं क्या कि मैं ऐसा कहता हूं कि सपोज करो इसका जो मास यूज हुआ, मान लो कि x ग्राम यूज हुआ, सपोज करते हैं कि इसका कितना यूज हुआ, x ग्राम यूज हुआ, और इसका कितना यूज हुआ, मान लो मैं कहता हूं इसका y ग्राम यूज हुआ। तो मैं बोल रहा हूं कि ये MgO जो है वो कितना फॉर्म हुआ होगा। तो सिंपल सी बात है, हम लगाते हैं कंजर्वेशन ऑफ मास। कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है, मास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कि जितने रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करेंगे मतलब ग्राम में उतना ही प्रोडक्ट फॉर्म होता है। इसका मतलब क्या है कि मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, कितने रिएक्टेंट आपने रिएक्ट किया, x प्लस y, तो प्रोडक्ट कितना बना होगा, x प्लस y, मतलब प्रोडक्ट जो बना होगा ना उसका वेट कितना होगा, तो x प्लस y, यही होगा आपका। ठीक है, तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। तो ये होता है, इसको बोलते हैं हम लोग कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, और इसी पे अपना बैलेंस केमिकल इक्वेशन जो है वो रहता है, उस पे क्या बेस्ड होता है। और बैलेंस केमिकल इक्वेशन फिर से समझते हैं क्या है, तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन वो इक्वेशन होता है केमिकल इक्वेशन जिसमें नंबर ऑफ जो एटम्स है किसी भी एलिमेंट के रिएक्टेंट साइड में एंड प्रोडक्ट साइड में सेम होते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। एक दूसरा होता है आपका बैलेंस केमिकल इक्वेशन का, दूसरा होता है, अच्छा एक बात और इसके अंदर जो बताने वाली बात है वो है आपका रिएक्शन कोफिशिएंट, उसको बोलते हैं रिएक्शन कोफिशिएंट। रिएक्शन कोफिशिएंट रिएक्शन कोफिशिएंट क्या होता है भाई, तो ये जो नंबर आप लगाए ना रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए, ये सेट ऑफ नंबर्स होते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ नहीं है का मतलब ये नहीं कि कुछ है ही नहीं, जीरो है, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 तो होगा ना। तो ये जो नंबर्स लगे रहते हैं, ये सेट ऑफ नंबर्स है 2, 1 और 2 का, ये जो नंबर का सेट है इसी को हम क्या बोलते हैं, रिएक्शन कोफिशिएंट बोलते हैं।
तो रिएक्शन कोफिशिएंट क्या होता है? तो इट इज सेट ऑफ नंबर, सेट ऑफ इंटीजर्स मैं बोलता हूँ, सेट ऑफ इंटीजर which are written before reactants and product to balance a chemical equation. अच्छा एक मिनट, it is set of smallest integer, smallest हाँ ठीक है। क्या कह रहा हूं मैं कि ये रिएक्शन कोफिशिएंट क्या होती है? ये जो नंबर्स लगे हैं ना, ये नंबर्स को कहते हैं, इस सेट ऑफ नंबर्स जो है इसी को क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट बोलते हैं, और इसको रिएक्शन कोफिशिएंट बोलते हैं। और इनका काम क्या होता है? कि बैलेंस जो रिएक्शन होता है, कोई भी इक्वेशन, उस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए यूज होता है। देखते हैं थोड़ा सा। अच्छा एक वो था कि हमने लिखा था वहां पर रिएक्शन कोफिशिएंट लिखा था, तो रिएक्शन कोफिशिएंट से बेटर टर्म होता है आपका स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट। सेम अगर डेफिनेशन था, बस उसका जो एक्चुअली टर्म जो होता है वो होता है क्या? स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो उसको कट करके अगर हो सके तो इसको लिख लीजिए, वो भी बहुत गलत नहीं है, बट जो रियल टर्म जो एक्चुअली यूज होता है वो क्या होता है? स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट यूज होता है। तो लिखते रहो स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट, स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट होता है, कोएफिशिएंट्स। तो स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स क्या होते हैं? जो वहां पे लिखवाया था वही सेम चीज कि they are a set of smallest integers written against reactant and product in a chemical equation to balance it. केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं? हम एक सेट ऑफ नंबर्स लिखते हैं, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के सामने, उसी को हम क्या बोलते हैं? स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स कहते हैं। ठीक है ना, ये वाली बात हो गई। तो हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन की बात कर चुके हैं, अब बात करते हैं अनबैलेंस्ड वाले के बारे में। अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होता है? ऐसा केमिकल इक्वेशन जहां पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रोडक्ट साइड, नंबर ऑफ एटम्स एलिमेंट्स का हो, वो प्रोडक्ट साइड पे रिएक्टेंट साइड पे सेम ना हो, तो ऐसे को हम क्या बोलते हैं? अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। सिंपल सा है, इसमें क्या होता है कि नंबर ऑफ एटम्स of all any element, number of atoms of elements are not the same on both the side का मतलब आपको पता ही है, both side मतलब पता ही आपको, रिएक्टेंट साइड या प्रोडक्ट साइड की मैं बात कर रहा हूं, तो दोनों साइड में क्या होता है? सेम नहीं होते। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं बात करूं, जैसे कि H2 और मैं बोलूं हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस आपस में जब ये रिएक्ट करते हैं, हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस जब आपस में रिएक्ट करते हैं, तो इससे बनता है मेरा H2O, ये मेरा H2O बन गया। अगर यहाँ देखा जाए तो क्या ये चीज बैलेंस है? यहाँ पे देखिए दो ऑक्सीजन है, जबकि यहाँ पे सिर्फ एक ही ऑक्सीजन का एटम है, तो ये रिएक्शन क्या है? अनबैलेंस्ड है। ठीक है, तो अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। फिर क्या है कि कोई भी अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन जो होता है वो कभी भी आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो नहीं करता। ठीक है, तो अनबैलेंस्ड
equation does not obey the law of conservation of mass, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को ये फॉलो नहीं करते हैं। कौन? अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, अब बात करते हैं, देखिए अब बैलेंसिंग रिएक्शन की कैसे की जाती है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। बैलेंसिंग एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी केमिकल रिएक्शन को करने का, उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे। बट उससे पहले कुछ और भी इंपॉर्टेंट पार्ट है, कुछ और भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस होते हैं जो कि विच आर कन्वेड बाय केमिकल इक्वेशन। किसी केमिकल इक्वेशन को देख के, ये केमिकल इक्वेशन को लिख के हम और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो कि हम कन्वे कर सकते हैं। तो देखते हैं कि क्या क्या ऐसे इंफॉर्मेशंस है। तो बात करते हैं इंफॉर्मेशन shown by a chemical equation। किसी भी केमिकल इक्वेशन से हम बहुत सारे के इंफॉर्मेशन कन्वे कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें कि ये रहा मेरा कोक है, इसको जब बर्न करते हैं तो इससे मुझे मिलता है CO2 गैस इवॉल्व होता है, इससे CO2 गैस इवॉल्व होता है। ठीक है, और साथ में मेरी एनर्जी रिलीज होती है कुछ 300, ये वैल्यू क्या है 393.5 किलो जूल, 393.5 किलो जूल। ठीक है, तो इसका वैल्यू, इसका मतलब क्या है? एक सबसे पहली बात तो क्या कि देखिए यहाँ पे चीज लिख रखा है, ये ब्रैकेट में कुछ वो लिखा है, यहाँ पे सॉलिड है, S डिनोट किया, G डिनोट। इसका मतलब क्या होता है कि ये जो रिएक्टेंट में जो कार्बन यहाँ पड़ा हुआ कौन सा स्टेट में है? सॉलिड स्टेट में। और O2 एंड CO2, O2 कौन सा स्टेट में? ये भी गैस स्टेट में और ये भी गैस स्टेट में। तो एक तो मुझे ये इंफॉर्मेशन मिल जाता है कि भाई जो रिएक्टेंट्स है, ये जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो कौन से स्टेट में फॉर्म होगा। ठीक है, कई इसको हम बोलते हैं CO, इसको G वगैरह लिख के या सॉलिड लिख के, या अगर लिक्विड स्टेट में रहता तो हम L लिख देते हैं। तो इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। एक बात। दूसरी बात जो है यहाँ पे देखा जाए तो है क्या, यहाँ पे प्लस 393.5 किलो जूल प्लस साइन है। इसका मतलब क्या है कि जब ये रिएक्शन हुआ ना, जब ये रिएक्शन हुआ तो इसमें क्या हुआ कि इतना किलो जूल एनर्जी रिलीज हुआ होगा। इसका मतलब क्या है कि इतना दिस एनर्जी रिलीज, एनर्जी रिलीज्ड। ठीक है, ये प्लस साइन ये रिप्रेजेंट करता है कि इतना एनर्जी रिलीज हुआ होगा। जब ये रिएक्शन हुआ होगा कंबशन, तो उसमें इतना एनर्जी रिलीज हुआ होगा। और जब एनर्जी रिलीज होता है तो वो रिएक्शन, एक मिनट, और अगर एनर्जी किसी रिएक्शन में रिलीज होता है तो वो रिएक्शन क्या कहलाता है मेरा? एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाता है। यानी ये एग्जांपल इसका है एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। ठीक है ना। दूसरा एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि आपका N2NO2। हाँ, एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं N2, ये भी गैस स्टेट में, प्लस O2, ये आपस में रिएक्ट करते हैं तो इससे बनता है कंपाउंड 2NO, ये भी गैस स्टेट में बनता है। साथ में यहां पे लिखा होता है 180 किलो जूल। इसका मतलब क्या बच्चों? ये नेगेटिव साइन दे रखा है, देख लो, ये नेगेटिव साइन दे रखा है। नेगेटिव साइन का मतलब क्या होता है कि इतनी एनर्जी रिक्वायर्ड हो। ठीक है ना, यहाँ इसका मतलब क्या है कि -180 का मतलब क्या है कि 180 किलो जूल क्या है इस रिएक्शन को होने के लिए चाहिए होगी। ठीक है ना, दिस मींस एनर्जी एब्सॉर्ब या नीडेड। इतनी एनर्जी एब्सॉर्ब हुई होगी, कितनी? 180 किलो जूल। 180 किलो जूल एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, ये एनर्जी एब्सॉर्ब हुई होगी। ठीक है, इस रिएक्शन को होने के लिए। और जब ये एनर्जी एब्सॉर्ब हो या एनर्जी रिक्वायर्ड होती है तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। तो ध्यान में रहे कि
कभी भी प्रोडक्ट साइड में अगर एनर्जी इस तरह से लिखी हुई है, अगर पॉजिटिव साइन है इसका मतलब क्या है, ये रिएक्शन जो है मेरा एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन जिसमें इतनी एनर्जी रिलीज हो रही है, और उल्टा अगर नेगेटिव साइन दे रखा है तो नेगेटिव साइन का मतलब ये है कि ये जो रिएक्शन है ये मेरी एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है जिसमें इतनी एनर्जी जो नंबर दे रखा है उतनी एनर्जी किलोजूल में रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, तो यहां से मुझे एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शंस का पता चल सकता है। ठीक है, दूसरा और क्या हो सकता है भाई कि रिएक्शंस कई बार क्या होता है, रिएक्शंस में क्या सिर्फ रिएक्टेंट डाल दोगे तो रिएक्शन नहीं होती, उसमें दूसरे कंडीशंस भी अप्लाई करना जरूरी होता है। तो अदर कंडीशंस का इंफॉर्मेशन देता है, अदर कंडीशंस का भी इंफॉर्मेशन देता है, अदर कंडीशंस जैसे कि लाइक प्रेशर, टेम्परेचर, ये सब टेम्परेचर, ठीक है ना, कैटलिस्ट, ये सब का भी पता चलता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर मैं आपसे बात करूं तो जैसे कि आप N2 प्लस 3H2 गैस आपस में जब रिएक्ट करते हैं तो इससे मुझे मिलता है 2NH3। NH3 को पता होगा उसको अमोनिया कहा जाता है, NH3 जो होता है ये अमोनिया कहा जाता है। इसमें अगर बात करें तो इसकी जो टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है वो होती है 500 डिग्री सेल्सियस। तो क्या अगर यहाँ पे टेम्परेचर को लिखा जाता है 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, ठीक है ना, 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, फिर कितना प्रेशर चाहिए होता है, तो प्रेशर को मेंशन किया जाता है 200 atm। फिर क्या होता है कि ये रिएक्शंस में क्या है कि सिर्फ कैटलिस्ट सिर्फ आप ये प्रेशर डाल दोगे और टेम्परेचर के बेसिस पे करोगे तो रिएक्शन तो होगी बट बहुत स्लो होगी, और रिएक्शन स्लो अगर बहुत रिएक्शन में स्लो होती है तो वो भी बहुत दिक्कत क्रिएट कर सकता है। ठीक है, बहुत स्लो रिएक्शन होगी तो मजा नहीं आता, ठीक है, बहुत टाइम ले लेता है। तो ऐसे में क्या करते हैं हम लोग कैटलिस्ट ऐड करते हैं। कैटलिस्ट एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस है जो रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देता है। ठीक है ना, वो रिएक्शन कंज्यूम नहीं होता, इट डज नॉट रिएक्ट एज अ रिएक्टेंट के रूप में बिहेव नहीं करता, मतलब वो रिएक्शन में कंज्यूम नहीं होता लेकिन रिएक्शन की रेट को फिर भी बढ़ा देता है। तो हम यहाँ पे यूज करते हैं, जैसे इस केस में यूज होता है Fe, ये यूज होता है एज ए कैटलिस्ट के रूप में, कैटलिस्ट के रूप में। कैटलिस्ट का काम क्या होता है, रिएक्शन की रेट को बढ़ा देता है। तो इस तरीके से क्या होता है कि हम लोग जो है रिएक्शंस का अलग अलग तरह का इंफॉर्मेशन भी जो होता है हमें किससे मिलता है, किसी केमिकल इक्वेशन को देख के हमें वो इंफॉर्मेशन वगैरह मिल भी जाता है। तो आज के लेक्चर के लिए, इस लेक्चर के लिए यहाँ पे रोकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर मिस मत कीजिएगा, उसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं कि किसी केमिकल रिएक्शन को कैसे बैलेंस करें। खूब सारे एग्जांपल्स वगैरह आपको मैं दूंगा सॉल्व करने के लिए, तो उससे मत कीजिएगा। और दूसरी बात प्लीज पढ़ के